कोरबा कलेक्टर श्री अजीत कुमार वसंत के द्वारा अपने पद और पावर का दुरुपयोग से मानसिक रूप से परेशान पत्रकार रमेश कुमार राठौर, ब्यूरो चीफ स्वदेश ज्योति और आज का पोर्टल भी चलाते हैं। उन्होंने कोरबा से रायपुर आकर पत्रकारों के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। प्रस्तुत है। गाँव वाले परेशान है, तालाब का भी पानी सूख गया है। इस मुद्दे को लेकर मैं गया था। वहाँ पे एक सरकारी भवन थी सर, पिजवार आश्रम, अभी उसको एसएससी अधिकारी के द्वारा जो है अधिग्रहण कर लिया गया और उसको मकान को तोड़ लिया गया। तो सर उसका पैसा सरकारी खाते में जाना चाहिए। ट्राइबल का बिल्डिंग है, उसको कुछ दलाल लोग और अधिकारी मिल गए सर, उसका लगभग 1 करोड़ है, 50-1 करोड़ के बीच का पैसा है। उसको क्या किए सर कि उसको जो है बांट लिए साहब। मैंने इस बात को लेकर कलेक्टर साहब को अवगत कराया, वो नाराजगी जाहिर की, बोले मेरे अधिकारी ऐसा आरोप लगा है। मैं बोला सर सत्य बात है तो आप मुझे लिखित में दीजिए। तो मैं बोला सर आपको मैं सूचना दे दिया हूँ, आप संज्ञान लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो ठीक है, मेरा काम आपको बताना है। इसके बाद में सर लगभग 14-15 दिन पहले मैं कलेक्टर ऑफिस हमारा कोरबा का ऊपर में है, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो कलेक्टर साहब वहाँ से निकले तो मैं नमस्कार प्रणाम किया हाथ जोड़ के। उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। फिर रिटर्न आए, रिटर्न आने के बाद मेरे को बोले तुम कौन हो, यहाँ कैसे खड़े हो? तो मैं बोला सर मैं पत्रकार हूँ रमेश राठौर और यहाँ पे खड़ा हूँ सर किसी अधिकारी का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो बोले कि आप पान दुकान का ठेला पूछे समझ रखे हो, कहीं भी खड़े हो जाते हो। इस प्रकार की मेरे को बातचीत किए और मेरे को और बहुत सारी बातें बोले। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरे को नमस्ते मत बोला करो और तुमको कलेक्टर ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की बात उनके द्वारा मेरे को बोला गया था। अब इसके बाद में साहब 3/5/2025 को जिला पुनर्वास की समिति की बैठक थी। हरदी बाजार पुलिस स्थापित और अपने दीपका क्षेत्र के सभी सीजे मोहरा अधिकारी आए थे, गांव वाले थे हमारे 100-150 लोग। उस बैठक में सर मैं भी पुलिस स्थापित मेरा घर खुद निकल रहा है तो मैं भी शामिल होने गया था सर। पत्रकारिता तो करता हूँ, अलग चीज है, वो तो है ही है साहब। मैं तो मरते दम तक पत्रकारिता करूंगा, मेरे को 27 साल हो गया। लेकिन सर मैं भूस्थापित पीड़ित भी हूँ तो मैं गया था सर वहाँ पे। तो गांव वाले बारी से अपनी बातों को रखने लगे। इसके बाद सर मैं भी अपनी बातों को रखने लगा जनहित के मुद्दे को कि सर हमको नौकरी और पुनर्वास मिलना चाहिए और मजा मिलना चाहिए समय में। इस मुद्दे को लेकर मैं बोला तो कलेक्टर मेरे लिए गुम हो गए सर, नाराज हो गए। बोले तुम तेज वाली बात कर रहे हो, तुमको बात करने का समझ नहीं है। तो मैं बोला साहब अगर किसी की मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा हूँ, गलत विषयों में अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे को आप बोलिए। इस प्रकार की तर्क वितर्क वहाँ थोड़ा सा हो गया सर, क्योंकि मैं गलत तो बोला नहीं था, सही बात को बोल रहा था। पूरे गांव वाले थे। अब उसके बारे में क्या हुआ सर, मीटिंग तो खत्म हो गई साहब, उसकी अध्यक्षता कलेक्टर साहब कर रहे थे। अब उसके बाद में साहब ये मेरे दूसरे दिन से मेरे गांव का पूरा जांच करवाने लगे, मेरा जमीन संपत्ति और मेरा जायदाद और जल संपत्ति का। तो वहाँ सर मेरे नाम से कुछ नहीं है, मेरे पिताजी मेरे दादा परदादा के नाम से हम लोग का पुराना गाँव है, उन्हीं के नाम से जमीन जायदाद है, घर है, सब उन्हीं के नाम से है। तो सर 9 से 10 दिन बताइए एसडीएम तहसीलदार सबको भेज के जांच कराए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जनहित का मुद्दा उठाया, मैं कोई गलत काम नहीं किया। अब इससे में मेरा जांच पूरा जो है मेरा संपत्ति का सब कुछ कराया, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला था। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कोरबा में रहता हूँ अभी वर्तमान में। तो या वहाँ पे एक सिंचाई कॉलोनी है, वहाँ करीब 250 से 300 लोग रहते हैं, मतलब आवास बना हुआ है, पूरा पुराना है, करीब 35-40 साल पुराना भवन है। वहाँ पे एक मकान मेरा भी है साहब, मैं भी अलॉटमेंट करवाया हूँ गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से, तो वहाँ मैं रहता हूँ साहब। तो वहाँ पे एक छोटा सा साहब गाड़ी खड़ा करने का ईंट का सेट और एक छोटा सा 5 हाथ लंबाई और 10 हाथ चौड़ाई इतने का जो है मकान था, तो छोटा सा स्टोर रूम कुछ सामान रखने के लिए। अब कलेक्टर साहब पता करवाए, बोले इसका तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसका कहाँ पे रहता है, तो यहाँ रहता है। बोले ठीक है, बोले नोटिस जारी करो। तो विभाग से नोटिस जारी करवाए साहब कि आपके द्वारा वैधानिक रूप से शासकीय भवन में निर्माण किया गया है, उसको तत्काल हटाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो मैं बोला साहब मेरे घर को देख लीजिए, आजू बाजू करीब 200 से 250 लोग रहते हैं, सभी लोग मकान बनाए हैं, मैं कोई अकेला आदमी नहीं हूँ। और दूसरी बात साहब पैसा देकर जमीन है इरिगेशन का, सारे लोग मकान बना के दुकान घर मकान सब कुछ बना के रह रहे हैं, पैसा देकर जमीन कब्जा के लिए। तो किसी को जारी नहीं किया गया नोटिस, सिर्फ मेरे को जारी किया गया साहब। और इतना मतलब 3-4 बार नोटिस जारी करके, कभी चस्पा करके चले जाते थे घर में, घंटी बजाए है ना सर, कभी आगे दिए, मतलब इतना परेशान कर दिए कि 4 बार नोटिस जारी। और मकान की लंबाई बताया ना सर, 4 हाथ 5 हाथ मतलब चौड़ाई और 10 हाथ लंबाई, इतनी बड़ा था साहब। लेकिन उसमें कुछ तो सामान अपना रखते हैं सर, कूलर रखा था, बेड रखा था, बच्चे पढ़ते थे वहाँ, कुछ अपना सामान रखते थे, उसी को तोड़ दिए। आपको घर
मैं सर क्या हुआ, मैं हरदी बाजार चले गया संडे को, ऐसे ही मतलब 1-2 दिन में मैं हरदी बाजार अप डाउन करते ही रहता हूँ, जो मेरा गाँव है। तो हम लोग हरदी बाजार चले गए थे, उस बीच में इन लोग आए और ताला को तोड़ के और घर को जो है तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद में जो कि अंदर यहाँ भी ताला लगा हुआ था, वहाँ भी ताला लगा हुआ था, तोड़ दिए साहब। तोड़ने के बाद में फिर सामान को मेरा पूरा जब्ती करके ले गए साहब। उसके बाद में मेरे को तहसीलदार साहब और अधिकारी लोग फोन किए कि आप आ जाइए और अपना चाबी और सामान को ले जाइए। तो मैं बोला साहब मेरा घर को आप जैसे बता रहे हैं तोड़ दिए हैं, मैं सामान को लेके जाऊंगा कहाँ, है ना। तो जो साहब मैं नहीं हूँ तो आप तोड़े हैं, तो मैं तो सर आगे की कार्रवाई करूंगा। मैं बोला तो मेरे साथ अन्याय किया गया, अगर तोड़ना है तो आजू बाजू सबको तोड़िए साहब। सिर्फ टारगेट 250 लोगों में मेरे को भी टारगेट किया गया। क्यों? क्योंकि मैं जनहित के मुद्दे को उठाया। और कलेक्टर की विशेषता है, अगर कोई पत्रकार उनसे सवाल कर दे मतलब उसको टारगेट में ले लेंगे। इससे पहले एक पत्रकार है हमारे यहाँ कृष्णा कुमार करके, उसको सर वो जेल में डरवा दिए, जेल में थे बताइए आप, क्योंकि वो भी कुछ मुद्दे को रखी है। एक पत्रकार थे, वो बेचारा बाकी मोहरा करने वाला है सिवाल, उसका जो है सामान को घर का पूरा बाहर फेंकवा दिए और उसका जो है ऑफिस को तोड़वा दिए और बोले कि ये मेरे पास आके माफी मांगे। मेरे को भी सर कलेक्टर के द्वारा 3 बार मैसेज भेजा गया कि रमेश राठौर आके मेरे से माफी मांगेगा और माफी मांगेगा तब मैं उसको जो है छोड़ दूंगा। तो माफी मांगने का वो शर्त क्या रखे सर, जो मैं बोलूंगा वही बोलेगा और उसका वीडियो बना के मैं वायरल करवाऊंगा। तो उसमें ये बोला गया कि मैं कलेक्टर के हाथ जोड़ के वीडियो बनाना है। तो सर बताइए, मैं 27 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं बोला मेरे को फांसी लड़का हो चौराहे में, लेकिन साहब मैं हाथ जोड़ के और वीडियो बना के माफी नहीं मांगूंगा। मैंने इतना न्याय नहीं किया है। अगर किया रहता साहब तो मेरा खिलाफ में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी पा जाते ना तो पूरा मकान घर सबको तोड़वा देते हो मेरे गांव का, लेकिन एक भी बेईमानी मैंने नहीं किया। अच्छा, मेरे गांव में 18 करोड़ का सर घोटाला हुआ है इनके कार्यकाल में, मौजा का, श्यामू जायसवाल के द्वारा किया गया, जो सीबीआई जांच वहां छापा पड़ा था सर, सीबीआई जांच कर रहे हैं। इन्हीं के समय इनको जानकारी दी गई कि सर यहाँ पे गलत तरीके से मौजा लिया गया है, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया सर। और 18 करोड़ का भी वो जांच सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। इन्हीं के समय सर डीएमएफ भी घोटाला हो रहा है। अभी देखिए आपको बता रहा हूं सर, अभी 152 लोग को उन्होंने सर क्या किया है कि विस्थापित थे, जो भूस्थापित, उनको जो है सर सूची को निरस्त कर दिया गया और उनको जो है सूची निरस्त करके उनको जो है वो कर दिया गया। कहाँ पे लिखा हूँ सर, लगा हुआ है, मैं प्रभावित भी हूँ, भूस्थापित भी हूँ मैं। तो मैं अपनी बातों को लेके मैं गया था कि सर वहाँ गोल्डन बहुत दूर रहे, प्लास्टिक हो रहे हैं, कुआं जो है गिर जा रहा है और भसक जा रहे हैं। मेरा निवेदन है सर प्लास्टिक कम करवाइए और पानी की व्यवस्था करा दीजिए पीने के लिए। पूरा जो है गाँव वाले परेशान है, तालाब का भी पानी सूख गया है। इस मुद्दे को लेकर मैं गया था, वहाँ पे एक सरकारी भवन थी सर, बिजवार आश्रम, अभी उसको एसएससीएल दीप्ता के द्वारा जो है अधिग्रहण कर लिया गया और उसको मकान को तोड़ लिया गया। तो सर उसका पैसा सरकारी खाते में जाना चाहिए, ट्राइबल का बिल्डिंग है, उसको कुछ दलाल लोग और अधिकारी मिल के सर उसका लगभग 1 करोड़ है, 50 से 1 करोड़ के बीच का पैसा है। उसको क्या किए सर कि उसको जो है लोग बांट लिए साहब। मैंने इस बात को लेकर कलेक्टर साहब को अवगत कराया, वो नाराजगी जाहिर की, बोले मेरे अधिकारी ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। मैं बोला सर सत्य बात है तो आप मुझे लिखित में दीजिए। तो मैं बोला सर आपको मैं सूचना दे दिया हूँ, आप संज्ञान लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो ठीक है, मेरा काम आपको बताना है। इसके बाद में सर लगभग 14-15 दिन पहले मैं कलेक्टर ऑफिस हमारा कोरबा का ऊपर में है, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो कलेक्टर साहब वहाँ से निकले तो मैं नमस्कार प्रणाम किया हाथ जोड़ के, उसके बाद वो कोई जवाब नहीं दिया। फिर रिटर्न आए, रिटर्न आने के बाद मेरे को बोले तुम कौन हो, यहाँ कैसे खड़े हो? तो मैं बोला सर मैं पत्रकार हूँ रमेश राठौर और यहाँ पे खड़ा हूँ सर किसी अधिकारी का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो बोले कि आप पान दुकान का ठेला घूमते समझ रखे हो, कहीं भी खड़े हो जाते हो। इस प्रकार की मेरे को बातचीत की और मेरे को और बहुत सारी बातें बोले और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरे को नमस्ते मत बोला करो और तुमको कलेक्टर ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की बात उनके द्वारा मेरे को बोला गया था। अब इसके बाद में साहब 3/5/2025 को जिला पुनर्वास की समिति की बैठक की, हरदी बाजार पुलिस स्थापित और अपने दीप्ता क्षेत्र के सभी सीजे मोहरा अधिकारी आए थे, गांव वाले थे हमारे 100-150 लोग। उस बैठक में सर मैं भी पुलिस स्थापित मेरा घर खुद निकल रहा है तो मैं भी शामिल होने गया था सर। पत्रकारिता तो करता हूँ, अलग चीज है वो तो है ही है साहब,
मैं तो मरते दम तक पत्रकारिता करूंगा, मेरे को 27 साल हो गया। लेकिन सर मैं भूस्थापित पीड़ित भी हूँ, तो मैं गया था सर वहाँ पे, तो गांव वाले बारी बारी से अपनी बातों को रखने लगे। इसके बाद सर मैं भी अपनी बातों को रखने लगा, जनहित के मुद्दे को कि सर हमको नौकरी और पुनर्वास मिलना चाहिए और मजा मिलना चाहिए समय में। इस मुद्दे को लेकर मैं बोला तो कलेक्टर मेरे लिए गुम हो गए सर, नाराज हो गए, बोले तुम तेज आवाज में बात कर रहे हो, तुमको बात करने का तमीज नहीं है। तो मैं बोला साहब अगर किसी की मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा हूँ, गलत विषयों में अगर बात कर रहा हूँ, तो मेरे को आप बोलिए। इस प्रकार की तर्क वितर्क वहाँ थोड़ा सा हो गया सर, क्योंकि मैं गलत तो बोला नहीं था, सही बात तो बोल रहा था, पूरे गांव वाले थे। अब उसके बाद में क्या हुआ सर, मीटिंग तो खत्म हो गई साहब, उसकी अध्यक्षता कलेक्टर साहब कर रहे थे। अब उसके बाद में साहब ये मेरे दूसरे दिन से मेरे गांव का पूरा जांच करवाने लगे, मेरा जमीन संपत्ति और मेरा जायदाद और चल संपत्ति का। तो वहाँ सर मेरे नाम से कुछ नहीं है, मेरे पिताजी मेरे दादा परदादा के नाम से हम लोग का पुराना गाँव है, उन्हीं के नाम से जमीन जायदाद है, घर है, सब उन्हीं के नाम से है। तो सर 9 से 10 दिन बताइए, एसडीएम तहसीलदार सबको भेज के जांच कराए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जनहित का मुद्दा उठाया, मैं कोई गलत काम नहीं किया। अब इससे में मेरा जांच पूरा जो है मेरा संपत्ति का सब कुछ कराया, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला साहब। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कोरबा में रहता हूँ अभी वर्तमान में, तो या वहाँ पे एक सिंचाई कॉलोनी है, वहाँ करीब 250 से 300 लोग रहते हैं, मतलब आवास बना हुआ है, पूरा पुराना है, करीब 35-40 साल पुराना भवन है। वहाँ पे एक मकान मेरा भी है साहब, मैं भी अलॉटमेंट करवाया हूँ गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से, तो वहाँ मैं रहता हूँ साहब। तो वहाँ पे एक छोटा सा साहब गाड़ी खड़ा करने का 3 का सेट और एक छोटा सा 5 हाथ लंबाई और 10 हाथ चौड़ाई इतने का जो है मकान था, तो छोटा सा स्टोर रूम, कुछ सामान रखने के लिए। अब कलेक्टर साहब पता करवाए, बोले इसका तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसका कहाँ पे रहता है, तो यहाँ रहता है। बोले ठीक है, बोले नोटिस जारी करो, तो विभाग से नोटिस जारी करवाए साहब कि आपके द्वारा वैधानिक रूप से शासकीय भवन में निर्माण किया गया है, उसको तत्काल हटाएं, अन्यथा आपकी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो मैं बोला साहब मेरे घर को देख लीजिए, आजू बाजू करीब 200 से 250 लोग रहते हैं, सभी लोग मकान बनाए हैं, मैं कोई अकेला आदमी नहीं हूँ। और दूसरी बात साहब 65 एकड़ जमीन है इरिगेशन का, सारे लोग मकान बना के दुकान घर मकान सब कुछ बना के रह रहे हैं, 65 एकड़ जमीन कब्जा के लिए। तो किसी को जारी नहीं किया गया नोटिस, सिर्फ मेरे को जारी किया गया साहब। और इतना मतलब 3-4 बार नोटिस जारी करके, कभी कस्बा करके चले जाते थे घर में, घंटी बजाए है ना सर, कभी आके दिए, मतलब इतना परेशान कर दिए कि 4 बार नोटिस जारी। और मकान की लंबाई बताए ना सर, 4 हाथ 5 हाथ मतलब चौड़ाई और 10 हाथ लंबाई, इतनी ही बड़ा था साहब। लेकिन उसमें कुछ तो सामान अपना रखते हैं सर, कूलर रखा था, बेड रखा था, बच्चे पढ़ते थे वहाँ, कुछ अपना सामान रखते, उसी को तोड़ दिए। आपको घर मैं सर क्या हुआ, मैं हड्डी बाजार चले गया, संडे को ऐसे भी मतलब 1-2 दिन में मैं हड्डी बाजार अप डाउन करते ही रहता हूँ, जो कि मेरा गाँव है। तो हम लोग हड्डी बाजार चले गए थे, उस बीच में इन लोग आए और ताला को तोड़ के और घर को जो है तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद में जो कि अंदर यहाँ भी ताला लगा हुआ था, वहाँ भी ताला लगा हुआ था, तोड़ दिए साहब। तोड़ने के बाद में फिर सामान को मेरा पूरा जब्ती करके ले गए साहब। उसके बाद में मेरे को तहसीलदार साहब और अधिकारी लोग फोन किए कि आप आ जाइए और अपना चाबी और सामान को ले जाइए। तो मैं बोला साहब मेरा घर को आप जैसे बता रहे हैं तोड़ दिए हैं, मैं सामान को लेके जाऊंगा कहाँ, है ना। तो जो साहब मैं नहीं हूँ तो आप तोड़े हैं, तो मैं तो सर आगे की कार्रवाई करूँगा। मैं बोला मेरे साथ अन्याय किया गया, अगर तोड़ना है तो आजू बाजू सबको तोड़िए साहब। सिर्फ टारगेट 250 लोगों में मेरे को भी टारगेट किया गया, क्यों? क्योंकि मैं जनहित के मुद्दे को उठाया। और कलेक्टर की विशेषता है, अगर कोई पत्रकार उनसे सवाल कर दे मतलब उसको टारगेट में ले लेंगे। इससे पहले एक पत्रकार है हमारे यहाँ कृष्णा कुमार करके, उसको सर वो जेल में डलवा दिए, जेल में थे बताइए आप, क्योंकि वो भी कुछ मुद्दे को रख दिए। एक पत्रकार थे, वो बेचारा बाकी मोहरा का रहने वाला है सिवाल, उसका जो है सामान को घर का पूरा बाहर फेंकवा दिए और उसका जो है ऑफिस को तोड़वा दिए और बोले कि ये मेरे पास आके माफी मांगे। मेरे को भी सर कलेक्टर के द्वारा 3 बार मैसेज भेजा गया कि रमेश राठौर आके मेरे से माफी मांगेगा और माफी मांगेगा तब मैं उसको जो है छोड़ दूंगा। तो माफी मांगने का वो शर्त क्या रखे सर, जो मैं बोलूंगा वही बोलेगा और उसका वीडियो बना के मैं वायरल करवाऊंगा। तो उसमें ये बोला गया कि मैं कलेक्टर के हाथ जोड़ के वीडियो बनाना है। तो सर बताइए, मैं 27 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं बोला मेरे को फांसी लड़का हो चौराहे में, लेकिन साहब मैं हाथ जोड़ के और वीडियो बना के माफी नहीं मांगूंगा। मैंने इतना न्याय नहीं किया है, अगर किया रहता साहब तो मेरा खिलाफ में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी पा जाते ना तो पूरा मकान घर सबको तोड़वा देते हो मेरे गांव का।
लेकिन एक भी बेईमानी मैंने नहीं किया। अच्छा, मेरे गांव में 18 करोड़ का सर घोटाला हुआ है इन्हीं के कार्यकाल में, मौजा का, श्यामू जायसवाल के द्वारा किया गया है। जो सीबीआई जांच वहां छापा पड़ा था सर, सीबीआई जांच कर रहे हैं। इन्हीं के समय इनको जानकारी दी गई कि सर यहाँ पे गलत तरीके से मौजा लिया गया है, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया सर। और 18 करोड़ का भी वो जांच सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। इन्हीं के समय सर डीएमएफ भी घोटाला हो रहा है। अभी देखिए, आपको बता रहा हूं सर, अभी 152 लोग को उन्होंने सर क्या किया है कि विस्थापित है, जो भूस्थापित, उनको जो है सर सूची को निरस्त कर दिया गया, और उनको जो है सूची निरस्त करके उनको जो है वो कर दिया गया। कहाँ पे लिखा हूँ सर, मतलब अमान्य घोषित कर दिया गया था। जब उनको मुआवजा मिलना था, उनकी जब सूची में नाम थी, तो उनको कैसे कर दिया गया सर बताइए आप। और उनका मकान सही में टूटा है, उनका घर टूटा है। तो सर ये बहुत बड़ी समस्या है सर। आप लोग आइए, मैं तो सर आप लोग के साथ में हर जगह लेके जाऊंगा, जहाँ जहाँ पूरा खदान क्षेत्र में कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पे दिक्कत है। भूस्थापितों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, ना नौकरी मिल रहा है, ना मुआवजा मिल रहा है, ना पुनर्वास मिल रहा है। मतलब इतना अन्याय। और अगर कोई बोल दिया कलेक्टर बात को, कलेक्टर को, तो कलेक्टर उसके खिलाफ में वो पत्रकार को दुश्मन की तरह, मतलब आतंकवादी और नक्सलियों की तरह दुर्व्यवहार करते हैं। सर मेरा घर को तोड़वा के उनको कितना बड़ा वो, मतलब वो क्या मिल गया उसको तो मैं नहीं जानता साहब, लेकिन दुख तो मेरे को दिल से हुआ है साहब। मेरा पूरे सरेआम, मतलब पूरे समाज में मेरा बेइज्जती हुआ है, मेरा शहर में बेइज्जती हुआ है, जो कि मेरा आज तक का इतिहास में मेरा ऐसा कोई भी गलत काम मेरे खिलाफ नहीं है सर। अगर रहते तो अभी तक मैं जेल में रहता। तो इस प्रकार से अन्याय और इनके द्वारा किया जा रहा है साहब, ये बहुत ही गलत है और मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। और ऐसे कलेक्टर को कोरबा में रहने की अधिकार नहीं है साहब। उनका बीबी जो है डॉक्टर है, वो मदनपुर में पोस्टेड है। डीएमएफ फंड से 1,80,000 रुपये उनको मिलता है साहब, और आज तक एक व्यक्ति का, एक बच्चे का इलाज नहीं की है। और वहां पे जा रही थी तो एक वहां बेरियल बना हुआ है, और बेरियल में रोका गया गाड़ी को सर। 10-20 रुपए लेने के लिए रोकते हैं, वो क्या बोलते हैं रोड वाले, तो उसको टोल नाका वाले रोके साहब। तो वो बोलती है मैं कलेक्टर की वाइफ हूँ, और दोनों को जेल भिजवा दिए साहब। 151 बताइए आप। कब की घटना है ये सर? घटना मैं उसका डिटेल भी दे दूंगा साहब। बीच की घटना है, वो करीब 4 महीना हो गया सर, पेपरों में भी प्रकाशित हुआ था। ये कलेक्टर कब से पोस्टिंग है? ये सर 2 साल हो गया साहब, बीजेपी सरकार में। हाँ, बीजेपी सरकार जब से आई है तब से है। अच्छा, मजे की बात, कोई भी अगर नेता, वहाँ का कोई नेता उनके पास नहीं जाता है। अगर चले गया और नेता, अगर आप किसी को, ननकी राम जैसे वरिष्ठ आदिवासी नेता, वो गए और 2-4 लोग साथ में लेके गए, तो बोले, तो ननकी राम जी बोले आप मेरे पास मत आए करो लोगों को लेके, आप क्यों आते हो? तो बोले, महोदय जी बोले कि भाई इनकी समस्या है, मैं इसी क्षेत्र से विधायक और मंत्री बनता हूँ, तो भाई इनकी समस्या को लेकर आया हूँ। तो बोले आप लोगों को लेकर मत आया कीजिए। तो उन्होंने कहा, ननकी राम जी ने, आप पूछ लीजिएगा कि मैं जब तक आप कलेक्टर रहोगे साहब, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। कोई समस्या को अगर लेके आया हूँ तो मेरे लिए नहीं लाया हूँ, इनके लिए लाया हूँ। आज तक ननकी राम जी नहीं जाते हैं। राज्यपाल जी गए थे, देखे होंगे सर तस्वीर को आप, वो ननकी राम जी ऐसे जैसे आरोपी टेक पे खड़े हैं और वो कलेक्टर बैठा है राज्यपाल के बाजू में। वो फेसबुक पे डाले थे जयसिंह अग्रवाल जी, उनको नोटिस जारी की हो, तो जयसिंह अग्रवाल जी ने स्पष्ट कहा कि मैं कलेक्टर का नौकर नहीं हूँ या कर्मचारी नहीं हूँ कि वो मेरा नोटिस जारी करेगा और कि उसको डिलीट कर दो, पोस्ट कर दो। मतलब इस प्रकार से किसी को भी वो कुछ भी तानाशाही, कुछ भी बोल देगा। सांसद कौन है वहाँ के? सांसद अपना वो है सर, अभी ज्योत्सना महंत जी, ज्योत्सना महंत जी। तो सर ये हो गया सर। दूसरी बात साहब, चरणदास महंत का पत्नी है ना वहाँ पर? हाँ, चरणदास महंत जी की पत्नी है जी, अच्छी महिला है। वो कुछ संज्ञान में नहीं लेती है क्या? सत्य है साहब। दूसरी बात, कलेक्टर 1 रुपए का भाव नहीं देता है, 1 रुपए की उसकी बात को नहीं मानती। ऐसा है? तो रानू साहब के बाद ये पदस्थ हुए क्या? हाँ, रानू साहब के बाद में ये रानू साहब के बाद आए उस समय सर। इनके कार्यकाल में की बता रहा हूँ, अच्छा कोई भी अखबार वाला का समाचार लिख दिया तो तुरंत उसको नोटिस जारी करेगा, धमकी देगा फोन में, उसको हटाओ, डिलीट करो, खंडन करो। इस प्रकार से पत्रकारों के साथ में कितने पत्रकारों को नोटिस जारी की है अभी तक की? एक पत्रकार है, वो पत्रिका वाला कुशवाहा, उसको तो बहुत परेशान किया साहब, बहुत परेशान किया है। थोड़ा मोड़ा नहीं, एक और पत्रकार है, वो पत्रिका वाला कुशवाहा, उसको तो बहुत परेशान किया साहब, बहुत परेशान किया है। उसको तो बहुत परेशान किया साहब, उसको तो बहुत परेशान किया है। बहुत परेशान किया है। उसको तो बहुत परेशान किया साहब, उसको तो बहुत परेशान किया है। एक और पत्रकार है,
मतलब उनके पास कोई पत्रकार जाना नहीं चाहता, कोई आम नागरिक मतलब नेता लोग जाना नहीं चाहते। गमछा पहन के आए तो क्यों गमछा पहन के आए हो, किस प्रकार की उनका रहता है। कलेक्टर किस कैडर का है मालूम है? जी सर, किस कैडर का है? ये सर 2010 9-10 का होगा मुझे लगता है सर। इसका बैकग्राउंड सपोर्ट क्या है, कोई है बड़ा आदमी? ये सर बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं, जितना मेरे को जानकारी मिला है। बिहार मधुबनी के हैं। बिहार काफी हाँ, तो मधुबनी के रहने वाले हैं। बाकी मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना मेरे को पता चला है कि बड़े बड़े जो वो हैं एक खदान में, जैसे दीपका खदान में एक बहुत बड़ा कंपनी है कलिंगा, छोटा मोटा नहीं है, वो मंत्री मिनिस्टर जैसे बड़े बड़े लोगों उनका भी सपोर्ट है। और ये जो अपने प्रभारी आते हैं सब छत्तीसगढ़ के नवीन को, हाँ उनका उनसे भी बिहार का मंत्री है ना, तो मिनिस्टर। उनसे भी है, और ऐसे करके और भी लोगों से ऐसा जानकारी बताते हैं, अपन को जानते नहीं है। प्रेस क्लब का क्या है? फोटो प्रेस क्लब का क्या है? आपका प्रेस क्लब हाँ मैं बता रहा हूँ सर, उसी बात को बता दे रहा हूँ। वहाँ का पत्रकारों का रिएक्शन क्या हाँ मैं बता देता हूँ। तुम्हारे संस्थान का क्या योगदान है इसमें? हाँ मैं बता देता हूँ। प्रेस क्लब का क्या उसमें योगदान मैं है? सर देखिए, जब पहली बार मेरे को जो है जारी किया गया तो मैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष महोदय के पास गया, हमारे राजेंद्र जसवाल जी के पास से। मैंने उनको बोला साहब ये नोटिस जारी किया गया है और ऐसी बात नहीं है, तो मैं प्रेस क्लब को लिखित में दिया हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप प्रेस क्लब समान सभा बुलाएं और सारे पत्रकारों के बीच में अपनी बातों को रखूंगा। उनको मैंने लिखित में दिया साहब, बोले ठीक है, बोले सचिव को भी दे दिया लिखित में। उसके बाद में वो लोग भी बोले हम लोग कलेक्टर से संपर्क करते हैं, बैठ के बात को ऐसा मामला ठीक है, जैसा करिए मामला, जो आप प्रेस क्लब करेगा मैं तैयार हूँ। तो उसके बाद में फिर प्रेस क्लब वाले लोग जो भी प्रयास किए, मैसेज जो भी आदान प्रदान हुआ, फिर उसके बाद में कलेक्टर ने इनको ये बोला कि बोले रमेश अगर वीडियो बना के हाथ जोड़ के माफी मांगता है तब तो फिर मतलब बात बनेगी। किस बात को माफी? हाँ बस जनहित के मुद्दे को उठाया, बस और कोई मतलब आपके प्रेस क्लब का अध्यक्ष और सचिव क्या हाँ सपोर्ट कर रहे हैं सर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। उन लोग ये बोले कि कलेक्टर साहब जो है मैसेज भेजे हैं कि आप चले जाएं, तो जाके बात करें। तो सुनिए ना सर, मैं समझ गया। तो वो मेरे को बोले, तो मैं बोला अध्यक्ष महोदय मेरे से बात विवाद हुआ है कलेक्टर का, और कलेक्टर के सामने मतलब सामने मैं अकेले जाऊँ तो कलेक्टर तो बोलेगा मेरे ऑफिस में आके शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाए, मेरे साथ बदतमीजी किया, उल्टा मामला दर्ज कर देगा। जिस जिले का ये मामला है जी, उस जिले में क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने नहीं अभी नहीं किया हूँ सर, मैं यहाँ से जाने की बात करूँगा, मेरा प्लानिंग था सर, मैं सीएम साहब से मिलूंगा, अगर सीएम साहब नहीं मिलेंगे तो मैं वहाँ धरना दूंगा और धरना में बैठूंगा, लेकिन मेरा कागज को लेके गए हैं और बकायदा उन लोग पढ़ के फिर मतलब मैं 4 बजे से किया था, रात को 9 बजे मेरे को रिसीव किए हैं, मतलब मेरे को कि हाँ मतलब वो पहली बात तो ये डेटा को पढ़े तो कोई रिसीव देने को तैयार नहीं था, बोले ये कोई ऐसा ही है। मैं बोला सर जो सत्य मेरे साथ घटना हुआ है मैं लिखा हूँ, मेरे को सीएम से आप मिलवाइए। मैं बोला किससे मुलाकात हुआ सीएम का? मैं वहाँ पे एक तो सर एक दीपक अंधारे करके उनका जो है कोई अधिकारी है साहब, उनका जो खास सीएम साहब को उसी तरफ के रहने वाले हैं, और एक अशोक सिंह करके है, और एक अग्रवाल, एक आलोक करके आलोक सिंह प्रेस मीडिया अधिकारी है। ये सबसे मैं बात किया हूँ, सबका नंबर मेरे पास मोबाइल में है। और उसके बाद एक उमेश अग्रवाल करके उनको फोन किया था, फिर एक सुबोध सिंह का नंबर मेरे को मिला तो मैं इनको फोन किया तो 2-3 बार फोन किया, मेरे को नहीं उठाया। तो सर मैं वहाँ पे बैठा रहा कि भाई मैं अपना कागज को दिए अगर नहीं जाऊँगा तो मैं यहीं बैठ जाऊँगा। फिर वो गनमैन लोग जो थे वो उन लोग भी बोले कि नहीं आप कागज को दीजिए, बोले हम लोग आपको रिसिप्ट दिलवाएंगे, बोले नहीं तो मैं यहीं बैठ जाऊँगा सर सामने। तो फिर उन लोग फिर अंदर लेके गए साहब, फिर 1 घंटे के बाद आए, बोले कि ये आपका रिसिप्ट होगा। बोला ठीक है, फिर मैं 9:30 बजे वहाँ से मैं वापिस आ गया था। अब इसके बाद में मेरा प्लानिंग था कि मैं इनसे बात किया था माननीय आपके प्रेस क्लब के अध्यक्ष महोदय से कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा सर, मतलब ऐसी बात है। तो बोले ठीक है सर आप आइए, बोले। तो मैं बोला साहब मेरे को 1 बजे का समय दे दीजिए आप, वो दे दिए साहब।
तो मेरा निवेदन ये है कि मैं यहाँ से जाने के बाद कि वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, कोरबा में, कि ऐसा ऐसा है करके। मैं रायपुर में किया हूँ और उसके बाद में वहाँ भी करूँगा जी। और सर मैं जितना भी पत्र लिखा हूँ सब कुछ मैं आपको इसमें पत्र के माध्यम से दे दिया। और डीएमएफ में जो घोटाला हुआ है साहब, रात दिन और रेत की चोरी, वहाँ पे सर पहाड़ के बड़े बड़े खदान हैं, तो वहाँ पे सर रेत की इतना ज्यादा अवैध तस्करी हो रहा है कि कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं बताइए आप। संज्ञान लेना चाहिए कि लेना चाहिए। माइनिंग विभाग क्या कर रहे हैं, राखड़ का पूरा खेल चल रहा है साहब, जिसमें के श्रीवास्तव अंदर है। नहीं सुनिए, के श्रीवास्तव कौन है? एक तो राखड़ का किंग फिशर, वो वही बातों का प्लांट का पूरा राखड़, वो जो है ना पूरा जगह में सप्लाई करते हैं के श्रीवास्तव, वो अभी अंदर है। अभी गिरफ्तार किया वही है ना, 500 करोड़ का जो गिरफ्तार हुआ, हमारे कोरबा में भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा है। बाप बेटा दोनों गिरफ्तार हुआ के श्रीवास्तव। क्या चीज नहीं हुआ है हमारे, कोयला चोरी खुलेआम आप देखिए, रेत चोरी खुलेआम, गिट्टी चोरी, क्या नहीं होता। रेत सबसे बड़ा राख क्या है साहब, जो डैम बना है, वो डैम की कैपेसिटी जो है भर गई है, अब उसको डैम बनाने में 200-400 करोड़ लगता है, भूमि अधिग्रहण लगता है, तो इन लोग क्या करते हैं, डैम को खाली करवाते हैं अवैध तरीके से। नहीं जी, आप ये मेन बताइए, कलेक्टर जो है क्या बात को छुपाना चाहते, क्यों आपको दबाना चाहते हैं, ये बात बताइए ना। बस वही बात है साहब कि मैडम लीग के मुद्दे, मेरे गांव का मुद्दा और मेरा जो क्षेत्र के मुद्दे को लेकर मैं बात को उठाया था वहाँ पे मीटिंग में। बस वही टारगेट है कि उस गांव को निग्रहण करना है, तो तुम क्यों उठा रहे हो, तो तुम सामने आ रहे हो। तो मैं बोला साहब मैं पीड़ित आदमी हूँ, मैं भी कोई साहब मैं अपनी बातों को रखूंगा। अभी पूरा लैंड एक्विजिशन कर लिया गांव का? नहीं, अभी वो सर पुलिस फोर्स लेके अभी सर्वे कराने के लिए पूरे गांव में गए थे, तो गांव वाले लोग पूरा विरोध करके भगा दिए। ऐसा जी बताइए आप। तो आप प्रकार से कलेक्टर के द्वारा मतलब बिल्कुल हिटलर शाही इनके द्वारा अपनाते हुए मेरे खिलाफ में षड्यंत्र हुआ। आखिरी क्वेश्चन ये है, अगर कहीं आपको यहाँ अभी मुख्यमंत्री के पास आए थे 4 साल, वहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो आगे क्या करेंगे? मैं सर न्याय नहीं मिलेगा तो एक तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहा हूँ साहब, इसके बाद मैं फिर मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा। मिलने के लिए मैं फिर प्रयास करूंगा कि मेरे को साहब से मिलवाइए, और नहीं तो मैं वहीं बैठूंगा धरना में। मैं सोच के आया हूँ। अभी तो मुख्यमंत्री बस्तर हो रहे हैं ना। हाँ, तो अभी मेरे को प्रोटोकॉल को मैं जानकारी लिया हूँ साहब, मेरे पास अभी प्रोटोकॉल की जानकारी आ गई। शाम को शायद मेरे ख्याल से आएंगे वो, तो मैं वहाँ पे जाऊंगा साहब। मैं हाँ मैं जाऊंगा वहाँ पे, मैं वहाँ पे धरने में फिर बैठूंगा, या तो मेरे को मिलवाइए या तो मैं बैठूंगा। तो साहब मेरे को न्याय नहीं मिलेगा, जब मुख्यमंत्री से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा बताइए। और पत्रकारों के साथ इतना अन्याय साहब, रमन सिंह के सरकार में तो नहीं हुई साहब, कितना अन्याय अभी हो रहा है बताइए आप। मैं रमन सिंह जी के पास भी जाऊंगा मिलने के लिए, मैं उनके पास भी जाऊंगा साहब। शायद सरकार में इतना अत्याचार पत्रकारों के साथ जो हो रहा है साहब, इतना कभी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, 27 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। योगी सरकार को भी देखा मैंने, इनको भी देखा, लेकिन जो अभी हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ। सब पीड़ित हैं सर, और मैं इसके बाद कोरबा के प्रेस क्लब में भी अपनी बात करूँगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है।